हेलो। हाँ। आज हम लोग सबसे देखेंगे हिस्ट्री का 10वीं के हिस्ट्री का इकाई 2 यानी सेकंड चैप्टर, जो कि सबसे पहले है क्या, समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक, ये समाजवाद एवं साम्यवाद क्या है उसको देखेंगे सबसे पूरे डिटेल में, इसके कौन कौन समर्थक थे और इसका विकास कैसे हुआ। एक समाजवाद क्या है, एक विचारधारा है, क्या है, ये एक सोच है किसी की, मतलब थिंकिंग का प्रोसेस है। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति, जब 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई तो उसके फलस्वरूप समाज में पूंजीवती वर्गों द्वारा मजदूरों का लगातार शोषण अपने चरमोत्कर्ष पर था। क्या हुआ, देखो, जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई 19वीं शताब्दी में, जब औद्योगिक क्रांति चल रहा था, औद्योगिक क्रांति का मतलब हुआ बहुत ज्यादा उद्योग मशीनों का आविष्कार हो चुका था, जिसके वजह से बहुत बड़े मात्रा में मशीनों के द्वारा जो उत्पादन होने लगा, तो उसके वजह से क्या हुआ, दो तरह के वर्ग बन गए। एक तो बन गए पूंजीवती वर्ग और एक दूसरे बन गए मजदूर वर्ग। एक तो पूंजीवती वर्ग क्या करते थे, पूंजीवती वर्गों द्वारा मजदूरों का लगातार शोषण होने लगा कि बहुत ज्यादा 12-15 घंटे काम करवाते थे और बहुत कम जो है उसका उसको वेतन मिलता था। और उन्हें इस शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने तथा वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने में समाजवादी विचारा ने अग्रणी भूमिका की। और जब ये बहुत ज्यादा शोषण होने लगा तो इसके बाद फिर क्या हुआ, जब बहुत ज्यादा शोषण होने लगा तो उसके खिलाफ आवाज उठने लगे और वर्ग विहीन समाज की स्थापना, यानी कि ऐसे समाज का स्थापना करने का प्रयास किया जाने लगा जहाँ पर कि ये मतलब वर्ग नहीं हो, अलग अलग लोग वर्गों में नहीं बटे हो, पूंजीपति और मजदूर वर्गों में नहीं हो। और इसमें सबसे ज्यादा भूमिका किसका है, समाजवादी विचारधारा का। एक समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देता है। तो समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि ये जो है निजी स्वामित्व पर विश्वास नहीं करता, ये निजी स्वामित्व नहीं चाहता है। निजी स्वामित्व का मतलब होता है किसी भी उद्योग कंपनी का जो है मालिक जो है वो कोई एक आदमी मतलब नहीं हो, कोई किसी एक के अंडर नहीं हो। तो ये समाजवाद क्या चाहता है कि ये पूरा एक सामूहिक सामूहिक हो, मतलब पूरा एक गांव या पूरा एक राज्य का या पूरा एक देश का इस पर जो है स्वामित्व हो, पूरा देश मालिक हो और सबको क्या है, धन का जो है समान वितरण हो, जिसको जितना जरूरत है उसको उतना मिल सके। ठीक, और यह क्या है, यह एक शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना करना चाहता है और यह एक ऐसा समाज का मतलब स्थापना करना चाहता है जहाँ पर किसी का भी किसी के द्वारा शोषण नहीं किया जाता हो। क्लियर। तो अतः समाजवादी हाँ। व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, एक ये क्या है, एक तरह की अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार हो। समाजवाद क्या चाहता है कि जितने भी साधन है, संसाधन है, उसका मालिक कौन हो, उसका स्वामी कौन हो, वो सरकार हो, सरकार के अंतर्गत वो काम करे और वहाँ के लोगों में सभी के बीच जो है धन का समान वितरण हो। और ऐसी व्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए ना होकर सारे समाज के लिए होता है। देखो, इस तरह का जब उत्पादन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर कोई जो है एक व्यक्ति के लाभ के लिए यहाँ पर उत्पादन नहीं होगा, पूरे समाज के लिए जो चीजें जरूरी होंगी वही उत्पादन होगा। अभी एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, अभी क्या होगा, अपने यहाँ पर क्या होगा, अभी जो है मान लो कि लोगों के पास थोड़ा पैसे ज्यादा आ गए तो वो जो है ना साइकिल के जगह पे अब कार ज्यादा खरीदने लगे। ठीक, और साइकिल जो है कम खरीदने लगे। ठीक, और इसमें क्या होगा कि अब ज्यादातर लोग मान के, अब कंपनी क्या करेगा कि अगर कंपनी को कार पर ज्यादा प्रॉफिट होगा तो वो क्या करेगा, कार बनाना ज्यादा शुरू करेगा, वो साइकिल नहीं बनाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान ये भी रखने की बात है कि साइकिल चलान मतलब सबको जो है कार खरीदने की कैपेसिटी नहीं है। ज्यादा लोग जो है साइकिल का ही सवारी करने का मतलब कैपेसिटी है, धन है उसके पास उतना ही। तो अब इस परिस्थिति में क्या होगा कि ये अगर ये साइकिल कंपनी नहीं बनाएगी तो ये जो गरीब लोग हैं मान के चलो, तो ये कहाँ से कैसे जाएगा, इसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होगा। कार तो वो खरीद नहीं सकता, उतना एबल है नहीं, तो उसको पैदल जाना पड़ेगा, जिसमें कि उसको बहुत सारा नुकसान होगा। तो और यहाँ पर कंपनी जो है क्या देखेगी, कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर निजी उत्पादन में रहेगा तो कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं रहेगा कि ज्यादातर लोगों को दिक्कत हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो क्या चाहेगा, वो मेरा प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर यदि कंपनी को प्रॉफिट जिस भी चीज में होगा वो सिर्फ वही काम करेगा और जिस चीज में प्रॉफिट नहीं होगा वो
कम नहीं करेगा। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट समाजवादी व्यवस्था में क्या होगा, समाजवादी व्यवस्था में लाभ के लिए काम नहीं किया जाता। इसमें क्या किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला किसमें होगा। मान के चलो अब यहाँ पर जो है ना, निजी व्यक्ति के जगह पे सरकार जो है इस मतलब कंपनी का मालिक बन गई। तो जब कंपनी का मालिक सरकार बन गई तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि सबसे ज्यादा लोगों का जो है सुविधा किसमें है। साइकिल में अगर दिया तो साइकिल का उत्पादन करना शुरू करेगा। कार का भी उत्पादन वो कर सकता है अगर यदि लोगों को इसकी जरूरत हो तो, लेकिन वो कोई भी लाभ के लिए इसको नहीं करेगा। वो ये ध्यान में रखेगा समाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके। इसको कहते हैं कल्याण करना, कल्याणकारी समाज होना, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेलफेयर। वेलफेयर के लिए, लोगों के भले के लिए काम करना। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसमें क्या हाँ। होता है, समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन जो है निजी लाभ के लिए नहीं होता है, वो सारे समाज के लाभ के लिए होता है। और अब देखते हैं कि समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुई। समाजवाद का डेफिनेशन पूरी तरह से समझ में आ गया। समाजवाद क्या है, एक ऐसी विचारधारा है जो क्या करता है, मतलब जो है औद्योगिक क्रांति के वजह से जो पूंजीपति और मजदूर वर्गों में जो बट गया समाज, उसके वजह से जो मजदूर वर्गों का शोषण होने लगा, तो इस शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने तथा वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने में ये करने का इसका मुख्य उद्देश्य था। और ये क्या करता था, ये निजी स्वामित्व नहीं चाहता था, ये सामूहिक स्वामित्व चाहता था उत्पादन के साधनों पर। और ये जो है निजी लाभ के लिए नहीं होता है, ये पूरे समाज के लाभ के लिए होता है। ये हो गया समाजवाद। ठीक है, अब समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, ये विचारधारा आया कहाँ से, इसको देखते हैं हम लोग। तो समाजवादी भावना का उदय क्या है, मूलतः 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ। अब देखो समाजवाद की उत्पत्ति का कारण क्या था, जब लोगों का शोषण बहुत ज्यादा होने लगा। तो अब देखो औद्योगिक क्रांति के पहले क्या स्थिति था, औद्योगिक क्रांति के पहले की स्थिति ये थी कि उत्पादन जो है बहुत कम मात्रा में, बहुत मतलब समय में किया जाता, बहुत कम मात्रा में किया जाता था। तो इसमें क्या होता है कि उत्पादन मतलब औद्योगिक क्रांति के पहले ज्यादातर उत्पादन जो है आदमी अपने हाथों से करता था। जैसे हस्तकरघा, कुटीर उद्योग, इस तरह के छोटे छोटे उद्योग होते थे जो पूरे एक घर के मेंबर या फिर कोई एक आदमी मिलके उसको बनाता था और उसे समाज में मतलब मार्केट में बेच देता था। तो उस समय जो है कोई उसका मालिक नहीं होता था, कोई किसी का नौकर नहीं होता था, कोई यहाँ पर जो है पूंजीपति नहीं होता था और ना ही कोई उसका मजदूर होता था। सब काम वो अपने से करता था, ठीक। लेकिन जब उद्योगों की स्थापना हुई, औद्योगिकरण हुआ, तो क्या हुआ कि मशीनी व्यवस्था पर बहुत ज्यादा मतलब उत्पादन होने लगा बहुत कम समय में, और उसके लिए बहुत ज्यादा मजदूरों की जरूरत पड़ने लगी। और उस मशीन और उस साधनों को स्वामित्व देने वाला क्या बन गया, पूंजीपति बन गया। और उद्योग जो मजदूर जो वो गरीब होते चला गया, ठीक। तो मतलब और फिर अब उस समय समाजवादी व्यवस्था की तो जरूरत ही नहीं थी, जब जो है कोई किसी का मालिक नहीं था और ना ही किसी का जो है कोई नौकर था। तो उस समय इसकी जरूरत नहीं। जरूरत कब महसूस हुई, जब औद्योगिक क्रांति के वजह से किसानों मतलब मजदूरों का जो है बहुत ज्यादा शोषण होने लगा, ठीक। औद्योगिक क्रांति ने सभी देशों की आर्थिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन कर दिया। और कुटीर उद्योग धंधों के स्थान पर, ये जो कुटीर उद्योग है मतलब छोटे छोटे जो उद्योग है के स्थान पर क्या क्या विशाल बड़े पैमाने पर उद्योगों के मशीनीकरण तथा पूंजीवादी भावना के विकास के फलस्वरूप यूरोप के विभिन्न देशों में धीरे धीरे पूंजीपतियों के निहित स्वार्थों और मिल मालिकों की श्रमिक विरोधी नीतियों के कारण सभी देशों के श्रमिकों का जीवन नारकीय बन गया था। तो ये सब हुआ कि मतलब वही जो अभी बताया कि कुटीर उद्योग का स्थान पर बड़े मशीनी और बड़े उद्योग आ गए, और इससे जो है पूंजीपतियों वर्ग का विकास हुआ। और वो जो है क्या करते थे, मजदूरों का शोषण करते थे। अपने ज्यादा से ज्यादा लाभ को बढ़ाने के लिए वो मजदूरों से ज्यादा समय तक काम करवाते थे और कम से कम वेतन देते थे, ठीक। तो उसी के वजह से क्या हुआ, समाजवाद की उत्पत्ति हुई इस शोषण को रोकने के लिए, इस शोषण से मजदूरों को बचाने के लिए। और उनकी आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति निरंतर गिरने लगी थी। श्रमिकों को कोई अधिकार नहीं था और उनका क्रूर शोषण हो रहा था, ठीक। और इस प्रकार औद्योगिक क्रांति से प्रभावित देशों में दो परस्पर विरोधी तथा एक साथ दिखाई पड़ रहे थे। प्रथम पूंजीवादी व्यवस्था दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी और मध्यम वर्ग क्या हो रहा था, आर्थिक दृष्टि से निरंतर समृद्धशाली होता जा रहा था, ठीक। और द्वितीय और श्रमिकों की स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति तेजी से पतन हो रहा था, इसको जो है बहुत लॉस हो रहा था, ठीक है।
और इस प्रकार उत्पादन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक भूखे मरने को बाध्य हो गया। ठीक, और मजदूरों को अपने श्रम संगठन बनाने का भी अधिकार नहीं था। एक देखो अभी भी फैक्ट्री वगैरह में क्या होता है कि जो भी वहां पर मजदूर करते हैं वो एक पूरा संगठन बनाकर काम करते हैं, उसके जो है मालिक होते हैं, ठीक है, मतलब उसके जो है लीडर भी होते हैं, मजदूरों के लीडर। ठीक, और वो भी उस समय उसको अधिकार नहीं दिया गया था। मजदूर वर्ग पूरी तरह पूंजीपतियों की दया पर जीवित थे। ठीक, वो जो है पूरी तरह पूंजीपतियों के दया पर जीवित थे। वो बहुत कम वेतन देता था, तो जितने में उसको भी सही से खाना पूरा नहीं हो पाता। ठीक, और इस प्रकार कहा जाता है कि आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन दो वर्गों में हो गया, पहला पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। जिस समय श्रमिक जगत आर्थिक दुर्दशा और सामाजिक पतन की स्थिति से गुजर रहा था, उसी समय श्रमिकों को कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रभक्तों, अब देखो जिस समय जो है श्रमिक की जो है आर्थिक दुर्दशा बहुत ज्यादा हो रहा था, उसी समय जो है क्या हुआ कि कुछ श्रमिकों को कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रभक्तों, विचारकों और लेखकों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। एक और क्या था, राष्ट्रभक्तों यानी कि राष्ट्र से, देश से प्यार करने वाले अच्छे अच्छे विचारक हो गए, लेखक हो गए, जो कि इन व्यक्तियों ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में एक नवीन विचारधारा का प्रतिपादन किया, जिसे समाजवाद के नाम से जाना जाता है। और इन लोगों ने इस परिस्थिति से मजदूरों को बचाने के लिए क्या किया, एक विचारधारा का प्रतिपादन किया, और जिसको कहते हैं हम लोग समाजवाद। क्लियर है, आवाज जा रहा है ना सही से? हेलो। हाँ हाँ। और इन विचारों में सेंट साइमन फॉरियर, लुई ब्लां, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एंगल्स का नाम विशेष उल्लेखनीय है। ठीक है, ये सब विचारक है जो क्या करते हैं, समाजवाद के विचारधारा को बढ़ावा देते हैं। और इसमें से सबसे पहला सेंट साइमन फॉरियर, लुई ब्लां, रॉबर्ट ओवन, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये दो नाम जो है ना, ये दोनों याद रखना, कार्ल मार्क्स और एंगल्स, फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक, इन महान विचारकों ने यूरोपीय देशों में प्रचलित आर्थिक व्यवस्था की कड़ी आलोचना की, जो है उसका बहुत ज्यादा मतलब उसके बारे में निंदा किया, या कह सकते हो विरोध किया वैचारिक रूप से, तथा औद्योगिक संगठन और पूंजीपतियों एवं श्रमिकों के पारस्परिक संबंधों के विषय में नवीन सिद्धांतों का उत्पादन किया, यानी कि नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। और ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद का विभाजन दो चरणों में किया जाता है। अब देखो, अब समाजवाद जो है विचारधारा तो डेवलप होना शुरू हो गया, वो समाजवाद का विचारधारा जो है अब नए अभी के समय में क्या हुआ कि अब वो दो भागों में बांट गया है। एक होता है कार्ल मार्क्स से पूर्व का समाजवाद और मार्क्स के पश्चात का समाजवाद, यानी कि एक मार्क्स, जब मार्क्स था, कार्ल मार्क्स था उसके पहले, और एक कार्ल मार्क्स के बाद। मार्क्सवादी विचारों ने इनमें क्रमशः यूटोपियन एवं वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया है। कार्ल मार्क्स के पहले वाले समाजवाद का नाम क्या दिया, यूटोपियन दिया है, और कार्ल मार्क्स के बाद वाले समाज का नाम वैज्ञानिक समाजवाद दिया है, साइंटिफिक सोशलिज्म दिया है। ठीक है, यूटोपियन समाजवादियों की दृष्टि आदर्शवादी थी। यूटोपियन समाजवादी में क्या होता था कि लोग आदर्शवादी होते थे, कि जो आदर्शवादी का मतलब ये होता है कि वास्तव में अभी है क्या, वो उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते। वो किस चीज पे फोकस करते हैं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए ये समझो कि तुम यहाँ पर जो है आदर्शवादी का मतलब तुम्हारे घर में मान के चलो सिर्फ चावल और दाल ही है खाने के लिए, ये तुम्हारा हो गया रियलिटी। ठीक है, लेकिन अगर यदि वही आदर्शवादी, अगर यदि तुम्हारा मन करे कि नहीं हमको तो पिज्जा बर्गर खाना है, ये तुम्हारा आदर्शवादी हो गया, जो कि वास्तव में एग्जिस्ट तो नहीं करता, लेकिन वो तुम्हारे मन के अंदर है। ठीक, जो कि रियल में पूरा होना बहुत मुश्किल है। ठीक, तो ये होता है आदर्शवादी। और ये यूटोपियन समाजवादियों को दृष्टि जो आदर्शवादी थी, मतलब ये जो है वास्तव में उस समय मजदूरों की स्थिति जो थी वो उसको बिलीव नहीं करता था। वो चाहता था कि मजदूरों की स्थिति क्या होगा, बेहतर होगा आगे चल के। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? उनके कार्यक्रम की प्रकृति अव्यावहारिक थी, मतलब अव्यावहारिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल नहीं था, मतलब इम्प्रैक्टिकल था। का मतलब ये हो गया, देखो उस टाइम जो मजदूरों की स्थिति थी उसको देख के कोई ऐसा नहीं सोच सकता था कि इन लोगों का स्थिति सही हो सकता है। जिस तरीके से उन लोगों के दो मतलब ये पूंजीपति वर्ग जो है दुर्दशा करके रखा हुआ था। लेकिन ये क्या था, अव्यावहारिक, मतलब इन लोगों की सोच थी कि ये लोगों को लगता था कि नहीं ऐसा हो सकता है, अगर एक निश्चित प्रोसेस से आगे बढ़ा जाए तो ऐसा संभव होगा। और अधिकतर यूटोपियन विचारक फ्रांसीसी थे, और ये जब ज्यादातर विचारक यूटोपियन थे वो कौन के थे,
फ्रांस के थे, जो क्रांति के बदले शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास रखते थे। और ये लोग जो है यूटोपियन विचारधारक जो थे वो क्या करते थे, वो लोग शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास रखते थे, वो लोग क्रांति नहीं करना चाहते थे। एक अर्थात वो वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय के हिमायती थे। मतलब वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता था, वो जो है क्लास कोऑपरेशन चाहता था। मतलब यूटोपियन समाजवादी का मानना था कि दोनों वर्ग अगर एक दूसरे से लड़ेंगे तो दोनों में से कोई भी सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों वर्ग जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, दोनों जो है कोई भी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इनका ये मानना था। ठीक, यूटोपियन समाजवादी प्रथम यूटोपियन समाजवादी है, इसको स्वप्नदर्शी भी बोलते हैं, और जिससे समाजवादी विचारधारा के रूप में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो था सेंट साइमन, फ्रांसीसी थे सेंट साइमन। उसका मानना था कि राज्य एवं समाज को ढंग से संगठित करना चाहिए, जो कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्रकृति का उपयोग करें। ठीक है, वो ये चाहते थे कि वो दोनों एक दूसरे से लड़े नहीं, बल्कि दोनों मिलकर काम करें, एक दूसरे के से मिलकर, ठीक है, एक दूसरे का शोषण ना करे। समाज के निर्धन वर्ग के भौतिक और नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। पूंजीपतियों को क्या है कि साथ ही साथ उससे जो काम करवाता है मजदूरों से, साथ ही साथ उसको जो है वहाँ के उसको कुछ बेसिक सुविधाएं भी, जो जरूरी सुविधाएं वो भी उसको देना चाहिए। उसके बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए, उसे सही मतलब सही रूप से उसको वेतन मिलना चाहिए, ताकि वो न्यूट्रिशन मतलब अच्छे मात्रा में, सही मात्रा में खाना खा सके, हेल्थ अपने स्वास्थ्य सही रख सके। ऐसा ये यूटोपियनों का मानना था। ठीक, उसने घोषित किया कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। एक उसने क्या किया कि बोला कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मजदूर को उसकी क्षमता के अनुसार जो उसका क्षमता है वो मिलना चाहिए, और प्रत्येक उसको उसके कार्य के अनुसार जो जितना कार्य करेगा उसको उतना मिलना चाहिए। ठीक है, और यह समाजवाद का मूलभूत नारा बन गया है। ठीक, यहाँ एक अन्य महत्वपूर्ण यूटोपियन विचारक चार्ल्स फॉरियर था। वह आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था, तथा उसका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए। उसका मानना यह था कि बड़े फैक्ट्री में काम नहीं करना चाहिए, छोटे नगर अथवा कस्बों में मतलब छोटे शहर में काम करना चाहिए। किसानों के लिए ब्लॉक्स बनाए जाने की योजना रखी, ठीक, परंतु यह योजना असफल रही। प्लान्स मतलब हो गया एक तरह से उसका संगठन जो उसके उत्थान के लिए काम कर सके। ठीक, फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों में एकमात्र व्यक्ति जिसने राजनीति में भी हिस्सा लिया वो लुई ब्ला था। और सब जो अभी तक जो हम लोगों ने दो देखे, चार्ल्स फॉरियर और वो सेंट साइमन, वो लोग जो राजनीति में हिस्सा नहीं लेते थे, बस वो लोग विचारक थे, ठीक है, फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे। ठीक, उसके सुधार कार्यक्रम अधिक व्यवहारिक था। चूंकि ये एक लुई ब्ला जो था, ये क्या था, राजनीति में भी हिस्सा लिया, तो इसका जो सुधार कार्यक्रम था थोड़ा सा व्यवहारिक था। उसका मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। लुई ब्ला के अनुसार क्या है कि आर्थिक सुधार तभी हो सकता है जब वहाँ के लोगों में आर्थिक सुधार हो, राजनीतिक सुधार हो, मतलब वहाँ के लोगों को जो है नेता चुनने का या जो भी मतलब पार्टिसिपेट करने का मौका मिले पॉलिटिक्स में। ठीक है, तो फ्रांस से बाहर सबसे महत्वपूर्ण यूरोपियन चिंतक फ्रांस रॉबर्ट ओवन था। ये जो है ब्रिटिश का था, ब्रिटेन का था, ये फ्रांस का नहीं था। ठीक, और ये उद्योगपति भी था, साथ ही साथ खुद ये उद्योगपति था लेकिन समाजवाद का समर्थक था। ये थोड़े से आश्चर्य की बात है। उसने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना की थी। इस फैक्ट्री में उसने श्रमिकों को अच्छी वैतनिक सुविधाएं प्रदान की, और फिर उसने ऐसा महसूस किया कि मुनाफा कम होने के बजाय बढ़ गया। तो ये रॉबर्ट ओवन जो था खुद उद्योगपति था, ब्रिटिश उद्योगपति, और इसने क्या किया कि एक फैक्ट्री बनाया और वहां पर जो है श्रमिकों को अच्छी वैतनिक सुविधा दिया। तो इससे उसको क्या महसूस हुआ कि मुनाफा कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। सोचो, प्रैक्टिकली सोचो थोड़ा सा कि अगर यदि मजदूरों को सही से खाना ही नहीं मिलेगा तो वो काम करने का जो उसका क्षमता है वो कम हो जाएगा, और अगर यदि उसको सही मात्रा में खाना मिले तो वो अच्छे मन से काम करेगा, मतलब मन लगा कर काम करेगा। तो फायदा तो कहीं ना कहीं उद्योगपति को ही होने वाला है इससे। तो यही इन्होंने ये इस चीज को देखा, और अतः वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। अब जो श्रमिक जो है मालिक के से खुश ही नहीं है, वो मालिक के लिए काम क्या करेगा, नहीं कर सकता। ठीक, हाँ, परंतु उपर्युक्त चिंतकों में क्या है,
प्रबुद्ध। कुछ नहीं, परंतु उपर्युक्त चिंतकों ने प्रबुद्ध चिंतकों की तरह मानव की मूलभूत अच्छाई एवं जगत की पूर्णता में विश्वास किया। ठीक, क्या हुआ कि मूलभूत। मूलभूत अच्छाई एवं जगत की पूर्णता में विश्वास किया। ठीक है, इन्होंने वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय पर बल दिया। इन्होंने क्या कहा कि वर्ग में एक दूसरे से संघर्ष नहीं होना चाहिए, मतलब लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ये जो है दोनों मिलकर काम करना चाहिए, क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, क्लास कोऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है, मतलब मिलजुल कर काम करें। फिर भी इन चिंतकों का अपना योगदान है। प्रथम, ये आरंभिक चिंतक है जिन्होंने पूंजी और श्रम के बीच संबंधों की समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया, और दूसरी तरफ मार्क्स ने इनकी विफलता से सबक लिया और फिर वह इनसे आगे बढ़ा। कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स इन लोगों से जो विफल हो गया, ऐसा नहीं हो पाया जो ये लोग चाहते थे, तो उसके बाद कार्ल मार्क्स ने इस गलतियों से सीखा और फिर आगे बढ़ा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये हाँ। कार्ल मार्क्स कौन थे, क्या किए, कैसे थे, ये सब देखते हैं इसके बारे में। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? 1818 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुआ? 1833 ईस्वी में। ठीक है, 1818 से 1883, सॉरी 33 नहीं 83। एक, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ। ठीक, तो बात है। ये सब एक एक पॉइंट इसका याद रखना, इसमें जो है लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ। मेनली जो ये याद रखना है, जर्मनी में हुआ। राइन रोइन जो, हाँ क्या बोला? यहूदी परिवार। यहूदी मतलब एक धर्म है, जैसे धर्म की तरह, जैसे अपना यहाँ पर होता है ना, हिंदू धर्म में हुआ, मुस्लिम धर्म में हुआ, बिल्कुल उसी तरीके से थोड़ा सा है, मतलब इसी तरीके की कुछ चीजें। तो इसका जन्म कहाँ पर हुआ? जर्मनी में राइन प्रांत। राइन प्रांत का मतलब जैसे अपने यहाँ पर राज्य होते हैं ना, उसी तरह से प्रांत भी उसको बोलते हैं। राइन नाम का एक जगह है, ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था? हेनरिक मार्क्स, एक प्रसिद्ध वकील थे। ठीक है, जिन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। पहले यहूदी थे और फिर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया हेनरिक मार्क्स ने। मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा, मतलब कानून की पढ़ाई की ग्रहण की, परंतु 1836 में वो बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। अभी जो है जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। ठीक है, 1836 में क्या हुआ? वो बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए, जहां उनके जीवन को एक नया मोड़ मिला। कार्ल मार्क्स और हीगल के विचारों से प्रभावित था। हीगल जो है एक, अभी हम लोग पिछले ही चैप्टर में देखे थे, हीगल एक क्या था? दार्शनिक विचारक थे। याद है कि हीगल के बारे में पढ़ा था पिछले, तो वो इससे प्रभावित, मतलब हीगल से प्रभावित थे मार्क्स। ठीक है, और 1843 में उसने बचपन के मित्र जेनी से विवाह किया। ठीक, और उसने राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास पर मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो के विचारों का गहन अध्ययन किया। मॉन्टेस्क्यू और रूसो जो है बहुत बड़े, ये भी दार्शनिक चिंतक थे। ठीक है, और इसके विचारों को जो है वो अध्ययन करना शुरू किया। कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगेल्स से हुई, और 1844 ईस्वी में वो क्या हुआ? फ्रेडरिक एंगेल्स से मिला, जिससे जीवन भर उसकी गहरी मित्रता बनी रही, और वो उसका सबसे गहरा मित्र था। ठीक, 1844 ईस्वी में वो क्या हुआ? पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में कार्ल मार्क्स एंगेल्स से मिला, फ्रेडरिक एंगेल्स, जिससे उसकी मित्रता जीवन भर बनी रही। ठीक है, एंगेल्स के विचारों एवं रचनाओं से प्रभावित होकर मार्क्स ने भी श्रमिक वर्ग के कष्टों एवं उसके कार्य की दशाओं पर गहन विचार करना आरंभ कर दिया। एंगेल्स के वजह से क्या हुआ? ये इसको भी मजदूरों के कष्टों का अंदाजा हुआ, और ये भी इसको अध्ययन करना शुरू कर दिया। मार्क्स ने एंगेल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब कार्ल मार्क्स के बारे में एक एक लाइन याद रखना, एक एक पॉइंट याद रखना, कुछ भी छोड़ना मत नहीं चाहिए। मार्क्स ने एंगेल के साथ मिलकर क्या किया? 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, उपर्युक्त घोषणा पत्र में मार्क्स ने अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। मार्क्स विश्व के उन गिने चुने चिंतकों में एक है जिसने इतिहास की धारा को व्यापक रूप से प्रभावित किया। एक, मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, ये तो भूलना ही मत कभी। 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे साम्यवादियों की बाइबिल, समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। ठीक, दास कैपिटल बुक का नाम था, इसको क्या कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है।
एक एक जो है ये याद रखना। और ये जो है मार्क्स के कुछ सिद्धांत हैं, मतलब ये किस तरीके से, ये क्या क्या इसका सिद्धांत है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिक वादी व्याख्या, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, और राज्यहीन वर्गहीन समाज की स्थापना। अब इसको हम लोग देखते हैं एक एक करके कि ये सिद्धांत क्या है और इसको ये कैसे मतलब इसका डेवलप हुआ। ठीक है, सबसे पहले ऐतिहासिक भौतिकवाद, कार्ल मार्क्स के द्वारा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की गई। देखो, बहुत ऐतिहासिक भौतिकवाद का मतलब है इतिहास के बारे में भौतिक रूप से, मतलब ऐसी भौतिक मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जो मेटेरियलिस्टिक जिसको बोलते हैं हम लोग, मतलब सामान से रिलेटेड। देखो, दो चीज होते हैं दुनिया में, एक जैसे धन दौलत पैसे, साथ में तुम्हारा जो भी भूमि वगैरह ये हो गया, ये ऐसी चीजें जिसको तुम छू सकता है देख सकता है। और एक ऐसी चीजें होती है, विचार होते हैं लोगों के कि मतलब भगवान है, मतलब हमको सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलनी चाहिए, ईमानदारी रखनी चाहिए, एक अलग विचारधारा हुआ। तो ये जो है एक भौतिकवादी हो गया। धन दौलत ये सब क्या है, ये धन पूंजी ये सब क्या है, ये भौतिकवादी में आ जाएगा। और दूसरा क्या इसमें आ जाएगा, आदर्शवादी में आ जाएगा। जैसे कि ऑनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ये सब क्या है, ये सब जो है आदर्शवादी विचारधारा। और कार्ल मार्क्स किसके पक्ष में थे, भौतिकवादी व्याख्या करते थे वो, और वो भी इतिहास के भौतिकवादी। मतलब उसका मानना था, उसने कहा कि इतिहास जो है उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण के लिए दो वर्गों में के बीच में चल रहे निरंतर संघर्ष की कहानी है। उन्होंने इतिहास के बारे में क्या क्या कहा कार्ल मार्क्स ने, उन्होंने कहा कि इतिहास जो है वो क्या है, साधन के जो संसाधन के जो नियंत्रण होता है ना, मतलब संसाधन मतलब हो गया तुम्हारा जैसे रिसोर्सेज जितने भी है, मतलब कह सकते हो कि पूंजी हो गया, कोयला हो गया, या जो भी तुम्हारे संसाधन है, उस पर नियंत्रण करने के लिए दो वर्गों के बीच जो है हमेशा क्या होता है, संघर्ष होता है, लड़ाई होती है दो वर्गों के बीच में हमेशा शुरू से ही। इसके लिए मतलब उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करने के लिए। और इसी निरंतर संघर्ष की कहानी है क्या है, निरंतर संघर्ष की कहानी है इतिहास, उसका मानना था ऐसा। ठीक है, उनके अनुसार हाँ। इतिहास की प्रत्येक घटना एवं परिवर्तन के मूल में आर्थिक शक्तियां हैं। उसका मानना था कि इतिहास में जितनी भी घटनाएं या परिवर्तन हुआ है वो सब आर्थिक शक्तियों की वजह से हुआ है। आर्थिक शक्तियों का मतलब हुआ गया इकोनॉमिक की चीजों से, मतलब जैसे पूंजी हो गया, उत्पादन के मेनली उत्पादन के साधनों से रिलेटेड है ये। ठीक है, उत्पादन प्रणाली के प्रत्येक परिवर्तन के साथ सामाजिक संगठन में भी परिवर्तन हुआ, और उत्पादन प्रणाली जब जब परिवर्तन हुआ तो उसके क्या हुआ, सामाजिक संगठन में भी परिवर्तन शुरू हुआ। और इतिहास जो है, इतिहास के 5 चरण अब तक दृष्टिगोचर है, छठा चरण आने वाला है। इस प्रकार कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित 6 ऐतिहासिक चरण है। कार्ल मार्क्स के अनुसार क्या है, 6 ऐतिहासिक चरण है। सबसे पहला क्या है, आदिम साम्यवादी युग, एज ऑफ प्रिमिटिव कम्युनिज्म। इसमें क्या होता है कि लोग यहाँ पर जो है, ये एक ऐसा मतलब स्टेज है जहाँ पर कोई सरकार नहीं होता है, और ना ही कोई वहां पर जो है कोई गरीब होता है और ना ही अमीर होता है। सबके बीच जिसको जो चीजों की जितनी जरूरत है वो उतना उसका उपयोग करता है। और उसके बाद आता है दास्ता का युग, स्लेव युग। मतलब दास्ता का मतलब, ये स्लेव मतलब होता है गुलाम बना के रखना, दास्ता का मतलब होता है दास का बना के रखना, मतलब होता है अपने अंडर में उसको सारा जो, वो उसका एक होता है ना मालिक, और एक होता है जैसे बाहुबली मूवी में देखा होगा, कटप्पा कहता है ना कि मैं तो बस दास हूँ, मतलब उसको जो भी बोला जाएगा वो बस वही करेगा, वो अपना ना ही दिमाग चलाएगा और ना ही कुछ भी नहीं करेगा अपना। ठीक है, और उसके बाद आता है सामंती युग। सामंती युग में क्या होता है कि जो है छोटे छोटे ग्रुप, मतलब बिजनेस टाइप के लोगों का जो है विकास होता है, और दूसरी तरफ जो है एक दो वर्गों का यहाँ पर विकास। यहाँ पर भी देखो, दास्ता के युग में भी दो वर्गों का विकास होता है। एक को कहते हैं मास्टर, ठीक है, मास्टर मतलब मालिक, और दूसरा को कहते हैं स्लेव। ठीक है, ये दो वर्ग हो गए यहाँ पे। यहाँ पर जो है पहले एज में कम्युनिटी प्रिमिटिव कम्युनिज्म में जो है कोई जो है दो ग्रुप नहीं था, लेकिन दास्ता के एज में क्या है, दो ग्रुप हो गए। उसमें एक मास्टर हो गया और दूसरा स्लेव, यानी कि एक हो गया मालिक और दूसरा हो गया दास। ठीक है, और फिर सामंती युग आए, इसमें जो है तुम्हारा हो जाएगा, इसमें भी दो तरह का वर्गों का विकास होता है। एक इसको कहा जाता है कि एक फ्यूडल लॉर्ड होते हैं, लॉर्ड इसको बोला जाता है, लॉर्ड मतलब भगवान होता है। ठीक है, ये लॉर्ड होते हैं मतलब मालिक होते हैं, और दूसरा जो है सर्फ होते हैं, मतलब SERF करके होता है। ठीक, इसमें
इसमें क्या होता है कि ये इसके सभी बातों को इसको मानना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आता है पूंजीवादी युग। पूंजीवादी युग में भी दो भाग होते हैं। पूंजीवादी युग में कौन कौन से भाग होते हैं? तो एक होते हैं पूंजीपति वर्ग, और दूसरे वर्ग क्या होते हैं? मजदूर वर्ग, ठीक। और उसके बाद हाँ फिर आता है समाजवादी युग। समाजवादी युग में क्या होगा? समाजवादी युग में जो है पूंजी के साधनों का जो है मालिक स्वामित्व किसके पास रहेगा? पूरे समाज के पास रहेगा, और उसका उपयोग सभी लोग करेगा। और लास्ट में आएगा उसके बाद वो ऐसा बोला है कि ये जो छठा जो है अभी है नहीं, वास्तव में ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी, लेकिन भविष्य में जो है ये साम्यवादी युग आएगा। और इसमें क्या होगा कि इसमें बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ये कम्युनिज्म था, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, उसी तरीके का समय आ जाएगा जहाँ पर ना ही कोई यहाँ पर जो है उत्पादन के संसाधनों का मतलब स्वामित्व जो है सरकार भी नहीं करेगा, समाज भी नहीं करेगा। यहाँ पर सब चीज अपने आप रेगुलेटेड होगा, ठीक है। ये हो गया साम्यवादी युग में, ठीक। ये इतना डिटेल ये में अभी इस बुक है, में नहीं दिया। हाँ, क्या बोला? अभी समानवादी युग है नहीं है ना? कुछ कुछ देशों में है, जैसे कि अभी मतलब अब तो नहीं ये मान सकते हो कि है, मतलब वो कुछ समय के लिए था, चाइना में था, रसिया में था, इस तरह के देशों में था समाजवादी, अभी भी है वहाँ पे। ठीक है ना। तो ये अभी अब उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। अभी भी जो है लगभग पूंजीवादी ही चल रहा है ज्यादातर समय में, लेकिन उसी में कुछ सुधार हो गए हैं। बस पूंजीवादी व्यवस्था पहले की तरह पूंजीवादी व्यवस्था नहीं है, अब उसमें बहुत ज्यादा सुधार हो चुका है, इसीलिए वो अभी तक सस्टेनेबल है। ठीक है, इस बुक में उतना ज्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं दिया है, लेकिन हम पूरे तुम लोगों को अच्छे से समझा दिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मार्क्स तथा प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ। समाजवादी आंदोलन के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी 1864 में प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना। 1864 में क्या हुआ? प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई, और इस स्थापना का श्रेय किसको जाता है? कार्ल मार्क्स को जाता है। अपने उद्घाटन भाषण में मार्क्स ने मजदूरों को महत्वपूर्ण बात समझाने की चेष्टा की और कहा कि वे अपनी मुक्ति स्वयं ही अपने प्रयत्नों द्वारा ही कर सकते हैं। वो क्या बोला मजदूरों को कि उसका जो मुक्ति है वो क्या कर सकता है? वो मजदूर जो अपनी मुक्ति स्वयं कर सकता है, अपने प्रयास से करेगा। जब तक कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व व्यक्तिगत हाथों में है, तब तक मशीनों का सुधार, उद्योग में विज्ञान के प्रयोगों तथा उत्पादन कला में किसी भी सुधारों से श्रमिकों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता। इसलिए अंतिम लक्ष्य पूंजीवाद का विनाश होना ही है। ठीक है, अंतिम लक्ष्य क्या है? पूंजीवाद का विनाश होना। जब तक पूंजीवाद का विनाश नहीं होगा, तब तक मजदूरों की स्थिति सही नहीं होगा। और इस सम्मेलन में नारा बुलंद किया गया, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। ठीक है, इस सम्मेलन के बाद समाजवादी का नारा क्या बन गया कि अधिकार के बिना कर्तव्य। जब तक उसको अधिकार नहीं मिलेगा तब तक वो काम नहीं करेगा, और जब तक काम नहीं मिलेगा तब तक अधिकार नहीं मिलेगा। ये इसका जो है नारा बन गया। ठीक है, ये सब याद हाँ रखना, इसको अच्छे से पढ़ना फिर से तुम लोग। ठीक, और फिर से ये वीडियो को देखना भी इस पे दोनों जगह पे। ठीक, उसके बाद आता है द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ, सेकेंड इंटरनेशनल। ठीक, विभिन्न देशों के समाजवादी दलों को एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के तहत सूत्रबद्ध करने की के लिए 14 जुलाई 1889 ईस्वी को पेरिस में एक सम्मेलन हुआ। क्या हुआ कि विभिन्न बहुत सारे देशों समाजवादी दलों को एक जगह बुलाया गया, और 14 जुलाई 1889 को पेरिस में एक सम्मेलन हुआ जिसमें 20 देशों के 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें इसे द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता है। इस संघ की स्थापना मार्क्सवादी समाज के तेजी से फैलने का जो है मतलब उद्देश्य देखा जाता है। ठीक है, और इस समय में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 1 मई को मजदूर जो है वर्ग एकता दिवस के रूप में मनाया जाए। और इस द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संगठन में क्या हुआ डिसाइड कि प्रत्येक वर्ष जो है 1 मई को मजदूर वर्ग की एकता दिवस के रूप में मनाया जाए। ठीक, कब? 1 मई को। अभी भी 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक, और वो कहाँ से शुरुआत हुआ था? द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ पेरिस में, जो कि 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक, हाँ और दूसरे और मजदूरों के लिए 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग किया। मजदूरों के लिए कहा गया है कि सिर्फ 8 घंटे ही काम करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। पहले क्या आता था 12 घंटे 15 घंटे भी काम करना पड़ता था। ठीक,
और और इसके साथ इसका अंतरराष्ट्रीय सचिवालय ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया, ठीक है। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, वहां पर जो है इसका सचिवालय स्थापित किया गया। तब से 1 मई 1890 को सारे यूरोप और अमेरिका में लाखों मजदूरों ने हड़ताल और प्रदर्शन किया, ठीक। तब से 1 मई और 1 मई अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में सारे संसार में मनाया जाता है, ठीक है। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ की सबसे बड़ी उपलब्धि थी सैन्य निवाद एवं युद्ध के विरुद्ध आंदोलन तथा सभी राष्ट्रों की बुनियादी समानता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, उसके के लिए अधिकार पर जोर। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। और उसके बाद फिर क्या होता है, इस प्रकार समाजवादी आंदोलन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत आधार मिलने पर श्रमिकों में विश्वास एवं आशा का संचार हुआ कि इतिहास उनकी तरफ है तथा भविष्य में ऐसे संसार का निर्माण होना जो शोषण और उत्पीड़न से मुक्त होगा। ऐसा वहां पर समाजवादी आंदोलन से ऐसा होने लगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब है 1917 की बोल्शेविक क्रांति, ठीक। ये वैसे तो 9वीं क्लास में शायद तुम लोग पढ़ा होगा, रसिया की मतलब रूस की क्रांति, तो उसी का ये पार्ट है। बट इसका जो है समाजवाद में बहुत बड़ा योगदान था, इसीलिए इसके बारे में यहाँ हम लोग देखते हैं, ठीक है। 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई। 1917 में बोल्शेविक क्रांति रूस के क्रांति है ये। 20वीं शताब्दी के अब ये 1917 है, ये ध्यान रखो कि 1917 कौन सा टाइम है, जब दुनिया में जो है विश्व युद्ध भी चल रहा था, ठीक। दुनिया में क्या हुआ, 1914 से लेकर 1918 के बीच में विश्व युद्ध भी चल रहा था, ठीक। 20वीं शताब्दी के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना रूस की क्रांति थी। इस क्रांति ने रूस के सम्राट अथवा जार के एक तंत्रीय निरंकुश शासन का अंत कर मात्र लोकतंत्र की स्थापना करने का प्रयास ही नहीं किया, अपितु सामाजिक, आर्थिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में कुलीनों, पूंजीपतियों और जमींदारों की शक्तियों का अंत किया तथा मजदूरों और किसानों को इस सत्ता को स्थापित किया। देखो ये जो बोल्शेविक की क्रांति हुई, तो उससे भी पहले जैसे रूस में जो भी क्रांति हुई, इसके वजह से क्या हुआ, रूस के जो सम्राट थे जिसको जार कहा जाता है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है, जार कहा जाता है। वो कैसा था, एक तंत्रीय निरंकुश शासन था, मतलब एक ही राजा था और उसी वो जो कहता था बस वही सबको करना पड़ेगा, निरंकुश था, उस पर कोई रोक नहीं था, ठीक है। और उसका शासन क्या हुआ, अंत हो गया और लोकतंत्र की स्थापना हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में भी कुलीन, पूंजीपति वर्ग और जमींदारों की शक्ति का अंत हुआ। मतलब कुलीन और पूंजीपति और जमींदारों का मतलब हो गया जैसे बड़े बड़े लोग हो गए, पूंजीपति और अमीर हो गए, जो मतलब जिसका समाज में स्थान बहुत ऊंचा था, उसके शक्तियों का अंत होने लगा, ठीक है। तथा मजदूरों और किसानों को की सत्ता को स्थापित किया गया। और बोल रहे हैं इस क्रांति के बाद क्या हुआ कि मजदूरों की सत्ता हो गई, मतलब वहां पर जो है समाजवाद की स्थापना हो गई, ठीक है। समाजवाद की स्थापना हो गई का मतलब है कि वहां पर जो है उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसके पास आ गया, समाज के पास आ गया, पूरे राज्य के पास आ गया, ठीक। रूस की बोल्शेविक क्रांति सही मायने में नवंबर 1917 में संपन्न हुई। इस क्रांति ने एक नई राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था, साम्यवाद का आदर्श उपस्थित करने के साथ साथ विश्व में सर्वप्रथम सर्वहारा वर्ग की सत्ता की स्वीकृति भी प्रयास किया। अब देखो 1917 में जो क्रांति हुई बोल्शेविक, इसके बाद क्या हुआ, नई राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था, साम्यवाद का आदर्श उपस्थित हुआ, ठीक है। और साथ ही साथ विश्व में सबसे पहले सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा वर्ग मतलब जिसमें कि मजदूर गरीब लोग आते थे, उसको सर्वहारा वर्ग कहते हैं, कि सत्ता की स्वीकृति मिली और वो लोग जो है सर्वहारा वर्ग यानी गरीब और मजदूर लोग जो है शासन में आ गए, वो लोग राज करने लगे, ठीक। यहाँ तक क्लियर है? अब जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। अब क्या हुआ कि जार जो है निरंकुश था और साथ ही साथ अयोग्य था, मतलब शासन करने के योग्य नहीं था। 1917 से पूर्व रूस में रोमनोव राजवंश का शासन था, रोमनोव राजवंश, ठीक। और इस समय रूस के सम्राट को जार कहा जाता था, ये याद रखना। रूस में एक कठोर राजनीतिक संरचना स्थापित थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप की राजनीतिक संरचना परिवर्तित हो चुकी थी तथा राजतंत्र की शक्ति सीमित की जा चुकी थी, परंतु रूसी राजतंत्र अपना विशेषाधिकार छोड़ने को तैयार नहीं था। तो क्या होता, 19वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप में जो है, अभी हम लोग पिछले चैप्टर में देखे थे कि यूरोप में क्या हुआ था, 1871 ईस्वी के आते आते जो है इटली जर्मनी का एकीकरण हो गया था और यूरोप में राष्ट्रवाद और लोकतंत्र जो है बहुत चरम सीमा पर था, ठीक।
और यूरोप की राजनीतिक संरचना में मतलब परिवर्तन हो चुका था, लेकिन जो है और राजतंत्र था भी कहीं तो वो भी बहुत शक्ति जो उसका कम कर दिया गया था। लेकिन रूस में जो राजतंत्र था वो अपने अधिकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। जार निकोलस द्वितीय जिसके शासन काल में क्रांति हुई, राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था। वो उसका मानना था कि राजा को जो है देवताओं ने भेजा है यहाँ पर उन लोगों पर शासन करने के लिए, ठीक है। और उसे आम लोगों के सुख दुख की कोई चिंता नहीं थी। जार ने जो अफसरशाही बनाई थी वो अस्थिर, जड़ और अकुशल थी। अफसरशाही मतलब वहाँ के जो ऑफिसर्स थे, काम करने वाले थे, वो लोग क्या है मतलब अकुशल थे, उन लोगों में योग्यता नहीं थी। और नियुक्ति का आधार जो है योग्यता नहीं होता था, किसी की योग्यता के आधार पर उसकी नियुक्ति नहीं की जाती थी। गलत सलाहकारों के कारण जार की स्वेच्छाचारिता बढ़ती गई और जनता की स्थिति बद से बदतर होती गई। और गलत सलाहकार उसके आसपास रहते थे, इसके वजह से क्या हुआ कि स्वेच्छाचारिता मतलब राजा जैसा चाहता था वैसे ही होता था, बाकी जनता की स्थिति जो है बदतर होती जा रही थी। एक कृषकों की दयनीय स्थिति। रूस में जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग कृषक ही थे, परंतु उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी, लेकिन फिर भी इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। और उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे जिस पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का अभाव था और करों के बोझ से वे दबे हुए थे। कर जो है टैक्स जिसको बोलते हैं, लगान, वो क्या होता है बहुत ज्यादा लगाता था। क्यों? क्योंकि राजा को उसी कर के पैसे से ही तो जो है ऐश करना था ना। तो क्या होता था कि टैक्स जो बहुत ज्यादा होते थे, ठीक। और ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवाय कोई चारा नहीं था, ठीक। और फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसको क्रांति करना ही पड़ेगा, ठीक। और ये सब जो है रूस में क्रांति के कारण है। मजदूरों की दयनीय स्थिति हो गया, उसके बाद औद्योगिकरण की समस्या, रूसीकरण की समस्या, ये सब क्रीमिया का युद्ध, ये सब हम लोग जो है कल देखेंगे, ठीक है। आज हम लोग यहीं रहने देते हैं। कल मतलब फिर से रूस के जो है रूस में जो आंदोलन हो रहा था उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक। रूसी क्रांति के बारे में यहाँ है ना, रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। ये रूसी क्रांति के कारण को हम लोग कल से फिर से डिटेल में देखेंगे एकदम अच्छे से, ठीक है। आज का क्लास जो है यहाँ पर ये वीडियो बंद करते हैं हम।